नमस्कार बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। सर, विकास यादव को लेकर जो इतना शोर मचा रहा है, अमेरिका एफबीआई का कहना है कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में वो है। ये क्या मतलब है इन सब बातों का? भारत विकास यादव को पकड़कर कोई उनको सौंप तो देगा नहीं? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये काउंटर प्रेशर इंडिया पे डालने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। कनाडा को हमारे कनाडा का जो टेस्ट है वो हम इंडियन टेस्ट उसको तब मिल गया था जब इसके फादर के रेजीम के टाइम पे जो एयर इंडिया में बॉम्ब रखा गया था, इंडिया ने पूरे सबूत पेश किए थे। यहां तक कि उस सार्जेंट का नाम भी बता दिया था जिसने ट्रेनिंग करी थी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज करी थी बॉम्ब डालने की, इत्यादि इत्यादि। पर इन्होंने कान में जूं नहीं रहेंगी। 329 के करीब पैसेंजर्स लाख हुए थे, अब खत्म कर दिए थे इन्होंने। पर जो जब उनको पता चल गया कि भारत का जो अप्रोच है वो क्या रहेगा, तो हम पे काउंटर प्रेशर एक्चुअली डालने की कोशिश करते हैं। और ये विकास यादव की बात है, उनको वेरी वेल दे नो कि विकास यादव को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। कई चीजें पेंडिंग हैं और वैसे नहीं कर सकते। जिसको हम वो एक्स्ट्राडाइट करने की कोई बात करते हैं वो नहीं करते। और उनका गेम पता है, वो बेसिकली खुश करना चाहते हैं खालिस्तानियों को, खालिस्तानी डायस्पोरा जो कनाडा में सेटल है, जिसके कारण वो इलेक्शंस जीतते हैं। और जिसके कारण वो दूसरी चीज भी करते हैं जो आपकी सारी टेलीविजन कई बोलने में शर्माती हैं, इवेंजलिज्म। चर्च से पैसा आ रहा है कन्वर्जन करने के लिए, और पंजाब में जो कन्वर्जन हो रहा है, क्रिप्टो क्रिश्चियन जिसकी बात करते हैं आप, वो सारे बनाए जा रहे हैं। कनाडा वन ऑफ द मेन वर्कर्स है। इसीलिए तमाम क्रिश्चियन कंट्रीज आप काउंट कर लीजिए, जो 5 आईज कंट्री जो है वो आप काउंट करिए, वो सब इंडिया के खिलाफ है, सब कनाडा के साथ है। क्यों है? ये गेम है, और ये गेम बहुत पुराना है। जब अमेरिका वाज वांटिंग अ क्रिश्चियन टेरिटरी ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, मेकिंग अ स्मॉल क्रिश्चियन कंट्री, जो अभी भी ट्राई किया था उसने सेंट मार्टिन आइलैंड को लेके, वो उसकी बात नहीं बन रही। ये सारी की सारी खींच पर सर, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, इंक्लूडिंग कनाडा, इंक्लूडिंग अमेरिका, ये उनकी है। सर, असली खेल तो यही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन ये जो विकास यादव को लेकर, निखिल गुप्ता को लेकर, पन्नू को मारने की कोशिश हुई, इसको लेकर जो बवाल काटा जा रहा है, आप उधर देखिए, वो जो निज्जर था उसको लेकर कनाडा का पीएम ट्रूडो रो रहा है, यहाँ बाइडन रो रहे हैं। तो ये क्या मतलब है सर? जब हमने चाहा था 2008 का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हमारे देश पर हुआ, हमने भी तो चाहा था डेविड हेडली से पूछताछ कर ली थी हमारी जांच एजेंसियां, उसकी परमिशन तक नहीं दी गई। फिर वो तहव्वुर राणा जो पाकिस्तान का सर एक्स मेजर बताया जाता है, उसकी एक्सट्रेडिशन की बात होती है लेकिन फिर लटक जाती है। तो हमें तो इजाजत नहीं देते हैं, हमारे यहाँ तो किसी को एक्सट्रेडिट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से इनको सब चाहिए। ये एग्जैक्टली सारी बात ये है। वो सोच रहे थे कि भारत अभी वही 1900 जो 670s और 80s का भारत है, जो वो जो कहेंगे एकदम से घुटनों के बल आके हाँ हाँ भर देगा। तो उनको सडनली ये जो 7-8 साल पुराना जो ये पहले का जो ये अब जो भारत दिखाई दे रहा है, अब उससे बड़ा अचंभा हो रहा है। और हो भी क्यों ना, देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसमें ये देख रहे हैं कि भारत की जो छवि बन रही है, भारत जिस तरीके से G20 में अमेरिका को शांत कर दिया, कहा कि हम रशिया पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, G7 कंट्रीज भारत से के आगे भारत के आगे झुकती है, भारत के आगे। ये सारी की सारी जो है, ये जो अमेरिका को अब बड़ी भारी पड़ रही है। अमेरिका डायरेक्टली भी अपोज नहीं कर सकता हमको एनजू जी, इसलिए क्योंकि वो हमारे को चाहता है साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक जोन के अंदर एक हमारा जो भागीदारी रहे, ताकि हम चाइना को बैलेंस करके रखें। इसीलिए अमेरिका चुप है। पर दबी जबान में वो कनाडा को सपोर्ट करता रहता है, यूनाइटेड किंगडम सपोर्ट करता रहता है। यूनाइटेड किंगडम को तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंडियन डायस्पोरा उनकी कंट्री को टेक ओवर करने वाला है। तो ये सारी की सारी उनको बड़ी भारी चीज है। फ्रांस और जर्मनी ही इसमें थोड़े खामोश है, और वो नहीं चाहते कुछ भी कहना इस समय। और क्योंकि उनका भी रीजन है इंटरनल, वो यूरोपियन यूनियन में दखल अंदाजी अमेरिका कर रहा है, वो नहीं चाहते। सारी नेटो कंट्रीज नहीं चाहती कि उनका जो फायदा बनता है डिफेंस इंडस्ट्री से, वो अमेरिका आके उस
उस मार्केट में हड़पना चाहता है। तो इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से नजर आ जाता सामने कि कौन सी कंट्री इंडिया के खिलाफ है, कौन सी इंडिया के फॉर है। पर आप देख लीजिए ये सारी कंट्री जो मैंने नाम दिया, खासकर ये स्पेशल फाइव आईज, ये कंट्रीज तो बिल्कुल ही खींची हुई है भारत से। तो कनाडा का सपोर्ट हो रहा है, इन्हीं का से सपोर्ट कनाडा को मिल रहा है। अमेरिका धीरे, और अमेरिका क्यों ना करे, इतनी 1000 किलोमीटर की टेरिटरी कनाडा से और अमेरिका की मिलती है। अमेरिका को कई फायदा होता है, कई मिनरल्स आ रहे हैं कनाडा से, उसको वो कनाडा को अपसेट कर ही नहीं सकता। तो ये सारी की सारी बातें हैं। और ये पता है कि हमारा सपोर्ट है, रशिया का साथ है हमारे पास, और इंडिया की उभरती इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है, और पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन, जो छवि है भारत की चंद्रयान के बाद, G20 के बाद, अब एवरीबडी नोज कि इंडिया इज अ कंट्री टू रेकन विद, और अमेरिका जिसको कड़वा घूंट पी रहा है। सर, भारत ने कनाडा को 40 से ज्यादा आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी थी और बताया था कि हमारे देश में मोस्ट वांटेड है, हमारे हवाले करो। उस पर तो कभी कोई एक्शन नहीं लिया कनाडा ने। और अभी आप 2 दिन पहले की तस्वीरें देखिए, किस तरह से पीएम मोदी के पुतले को वहां पर किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, कैसे नारेबाजी हो रही, तिरंगे का कैसे अपमान हो रहा है। इन पर तो रोक नहीं लगाता है कनाडा। और उल्टा निज्जर के मामले में जो आतंकवादी है सर, जिसके लंबे चौड़े गुनाहों की लिस्ट भारत के पास है, उसको लेकर इतनी छाती पीटी जाती है। तो ये बार बार सर एक ही राग क्यों अलापा जा रहा है निज्जर को लेकर? क्योंकि हम ज्यादा इसकी उनके पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, वैसा कंट्री उनको, कैनेडियंस को इंडिया में वैसे ट्रीट नहीं करते। हमारा, हम बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं, क्योंकि हम एक महान संस्कृति है। कनाडा और ये अमेरिका, ये तो अभी 250 साल पुरानी कंट्रीज हैं, उनका कोई कल्चर नहीं है, कोई बैक नहीं है। वो तो आगे हुए जो लोग थे यूरोपियन कंट्री से, उन्होंने आके बसाया है। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट, यहाँ तो 250 साल पुराने तो हमारे घर हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो ये तो उनकी कंट्री की से बड़ी उम्र है। तो कोई कोई तालमेल ही नहीं है। बस वो इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको कभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर झेलनी पड़ी, कोई उनके पास एनिमी, कोई थ्रेट, कोई कुछ नहीं है। दुनिया में सारा अपना खेल जमा करते हैं और पैसा कमाते हैं, अर्थ वाइड कॉलोनाइजर्स हैं। तो ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका मिलके, कनाडा मिलके, ये अपनी पुरानी जो सिस्टम है उसको कायम रखना चाहते हैं। उनको ये उभरते हुए अर्स्ट वाइल कॉलोनीज अच्छी नहीं लगती हैं, और इस तरह बिहेव करते जैसे आपने बताया। और कई और एग्जांपल्स होंगे। वो कोई कुछ नहीं करेगा, भारत चाहे कितना भी कुछ कह ले, एक ही चीज भारत कर सकता है, ऐसी ही ट्रीटमेंट उनको शुरू कर दे, तब बात बनेगी। पर अभी हम उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। सर, जो पन्नू वाला मामला है, आपको याद होगा उस मामले में तो एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर रे भी पिछले साल दिसंबर महीने में भारत आए थे। तब हमारे एनएसए ने भी उनको दो टूक कहा था कि पन्नू को भारत इसलिए हाथ नहीं लगाता क्योंकि पन्नू सीआईए का एजेंट है। निज्जर भी सीआईए का एजेंट था, उसके बारे में भी सबको पता है। सर डेविड हेवली 2008 के आतंकवादी हमलों में जो शामिल रहा है, वो भी सीआईए का एसेट है। और अगर भारत का रॉ अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, उस पर इतना हाय तौबा क्यों? मोसाद भी तो दुनिया भर में अपने आतंकवादियों को, अपने दुश्मनों को खत्म करता ही है ना सर। देखिए, अगर मोसाद खत्म करता है तो मोसाद के पास करेज ऑफ कन्विक्शन है, वो इसलिए करता है। हमारा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, जिस और उनको ये लग रहा है कि ये एक और इजराइल पैदा भारत आ रहा है। और अब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बात है तो सोच फर्क है थोड़ी। हमारी जो मेंटल एटीट्यूड है वो ऐसा नहीं है। इजराइल को सरवाइव करना है, इजराइल का एटीट्यूड वैसा है। हमारे को कोई सर्वाइवल की बात नहीं है। हम तो बहुत इनसे हजारों साल पुराने हैं। तो हमारे को ये सब बड़ी अजीब चीज लगती है, बिहेवियर ही अजीब लगता है। तभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर सो सरप्राइज्ड कि व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस। वो उनके लिए नेचुरल है, तो वो करेंगे। पर अब जो विदेश नीति को समझते हैं, जो चाणक्य नीति को समझते हैं, उनको ये अब अवगत होने बिल्कुल एहसास हो रहा है कि हमको अब क्या कदम उठाने पड़ेंगे। जो आप कह रही हैं वो वेरी स्लोली वो कदम हम भी उठाएंगे, और जिस दिन हमने वो कदम उठाने शुरू कर दिए, तब इनको ये प्रॉब्लम आएगी। पर फिलहाल एट द मोमेंट उनको जरा थोड़ा चांस मिला है। वो बोलते हैं, रोज बोलेंगे, कल को स्टेटमेंट लिखा देंगे, 3-4 कंट्रीज मिलके फिर कुछ कह देंगी।
वो कहते रहेंगे, एक्चुअली वो कहते रहेंगे, पर एट द मोमेंट भारत को वही करना चाहिए जो भारत के हित में है, और भारत के हित में है वो करेंगे। हाँ, हमको उनको मांगे, उनसे लोग मांगे, हेडली को मांगे, और हेडली को मांग चुके हैं, वो दे नहीं रहे हैं। वी कॉन्स्टेंटली वी शुड डू। एंड अगर प्रॉब्लम ये है, हम फोर्सफुल नहीं रहे। अगर एयर इंडिया के क्रैश के टाइम हम फोर्सफुल होते, उन पर चढ़ जाते, तो बात होती। अब हम चुप हो गए। अब फोर्सफुल होने से क्या फायदा? ये प्रॉब्लम है सर, और डेविड हेडली से तो भारतीय एजेंसियां पूछताछ ही करना चाहती थी, उसकी भी परमिशन नहीं दी गई। नहीं तहव्वुर राणा देंगे, का तो एक्स्ट्राडिशन की बात हो रही है, लेकिन डेविड हेडली से तो पूछताछ की भी परमिशन नहीं मिली है। बिल्कुल नहीं देंगे। वो क्यों देंगे? वो उनको पता है कि बिना परमिशन दिए काम चल रहा है उनका। वो भारत को इस तरीके से जिसको कहते हैं हॉकी में फ्लिक कर रहे हैं, बॉल को कर देंगे, वो इसलिए कर रहे हैं। तो इसी दैट इज द रीजन कि उनको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी भारत ने उनको इतनी ज्यादा अड़ंगी नहीं लगानी शुरू करी। जब और बढ़ जाएंगे, अड़ंगी लगाएंगे। जब अभी ट्रेड वेड पे अब भारत आया नहीं है, वो बदले की भावना में भारत पे आई नहीं है। जब वो भी अपनी तरफ से सैंक्शन लगाएंगे, वो भी करेंगे, तब बात बनेगी। पर अंजू जी, मैं ये भी बता दूं, ये चीज आप देखेंगे अपने आप चेंज हो जाएगी जिस दिन हम स्वावलंबी हो जाएंगे। स्वावलंबी का मतलब है पूरी वेपन आत्मनिर्भर। सिस्टम वगैरह में स्वावलंबी होंगे। अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेंगे, रशिया पे डिपेंड नहीं करेंगे। तब आप देखना हमारी जो फ्लावर ऑफ पॉलिसी जो है ना, उसका जो फूल उभरेगा वो दूसरा होगा। वो बहुत जरूरी है, उसको हमें देखना है। पर फिलहाल हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। कनाडा और अमेरिका की ये हरकतों को हम बाईपास कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात सर, दो राय। सर, आप देखिए कनाडा में तो हरविंदर सिंह संधू जो वहां पर जॉब भी कर रहा है और भारत में मोस्ट वांटेड है। कम से कम अगर विकास यादव का नाम आ रहा है पन्नू के मामले में, तो विकास यादव तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं कर रहा है, रॉ डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, बल्कि किसी मामले में गिरफ्तार हुआ था, बाद में उसको जमानत मिली है। लेकिन हरविंदर सिंह संधू तो कनाडा में सरकारी नौकरी कर रहा है और भाई, उसके वो उसके पुलिस का अफसर है। सबूत दिए। हरविंदर सिंह संधू पुलिस का अफसर बनाया गया है। हाँ। वो है तो और भी इससे भी पहले थे जो उनके डिफेंस में भी थे, वो भी लोग थे जो भी खालिस्तानी से कनेक्टेड थे। तो वो कर रहे हैं। मुझे ये आप जो उदाहरण ले लिए बिल्कुल ठीक ले रही है। पर क्वेश्चन ये है एट द मोमेंट, अगर भारत किसी फोरम में भी उठाता है, कौन सुनेगा? क्योंकि सब इस समय वही सुनना चाहते हैं जो कनाडा बोल रहा है। हम जो बात करते हैं वो सारा यूनाइटेड नेशन की तरफ जाता है जहां इनका बोलबाला है, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ जाते हैं जहां इनका बोलबाला है। यही बात है। तभी अब हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट पक्की हो रही है, उसकी बात जब चलेगी और फिर आगे हमारी और बढ़त तरक्की होगी, फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कनाडा रास्ते पे आएगा। और वैसे भी अभी आने आ रहा है धीरे धीरे। क्वाड की इलेक्शन। एक्सरसाइजें शुरू होंगी जब अमेरिका को हमारी वैल्यू पता चलेगी, फिर पता चलेगा। पर उसके लिए थोड़ा सा हमारे को भी अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। हमको भी थोड़ा अब आगे अपनी थिंकिंग को थोड़ा करके करना पड़ेगा। उनको भी पता है हमारी बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑपोजिशन है, बहुत चूज इलेक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये सब सारी कंट्रीज को ये सब चीजें पता है, तो उससे फायदा उठाते हैं। भली मानसी हमारी है, हमारी मेंटल ट्रेनिंग और सोशल और कस्टमरी अप्रोच जो हमारी है, वो बहुत ही सुलझी हुई सिविलाइज्ड अप्रोच है। इनकी जैसी नहीं है, इनकी डिफरेंट है। तो ये आप हम तो ऐसी बात सोचने में भी हिचकिचाते हैं। आपकी भाषा से लग रहा है कि आप कितनी हैरान है इस इनकी एटीट्यूड पे, पर ये बड़ा नेचुरल है। पर सर, अभी जैसे कि बहुत सारे बातें जो पहले ढकी छुपी होती थी रॉ एजेंट्स को लेकर, वो बहुत सारी बातें अब उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे कि हमारे देश में लगातार 2 बार हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत से देशों में वो एम्बेसडर भी रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ईरान में जब वो बतौर एम्बेसडर काम कर रहे थे तो हमारे रॉ एजेंट्स के नाम उन्होंने उसका खुलासा कर दिया था, और जो एक नेटवर्क होता है, खुफिया तंत्र होता है किसी भी देश का, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया था। भाई, आप अंजू जी बिल्कुल ठीक बोला। अंसारी साहब का ये हरकत उस टाइम भी आई थी, ईरान में जो हरकत की थी और उनकी जो स्टैंडिंग थी और उन्होंने जो स्टेटमेंट बनाई थी। पर क्वेश्चन ये है कौन सी गवर्नमेंट थी?
और उससे पहले जब थे, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप पे डिपेंड करता है। अब वो समय बदल रहा है, अब अंसारी जैसे लोग नहीं पैदा हो सकते। नाउ दे विल नॉट कम अप। पर एक टाइम था, वो निकल गए, कर गए। और एक बार भी जब गवर्नमेंट भी चेंज होती है तो नीतियों को बदलने में भारत में टाइम लगता है। एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच थोड़ी होता है कि बजाया तो लाइट ऑफ हो गई, करा तो लाइट ऑन हो गई। ये भी प्रॉब्लम है। तो हमारे को ये अभी जैसे आपने अंसारी साहब का जो एग्जाम्पल दिया, वो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, पर हमने एक्शन नहीं लिया और पहले भी नहीं लिया था। और अभी भी समय आ गया है कि हमारे को अब हमारी टोटल थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। थिंकिंग हमारी भी चेंज होनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। ये सब चीजें बंद तभी होंगी। पर एट द मोमेंट जो अप्रोच इंडिया ने लिए वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी स्टैंडिंग ऊपर हो रही है, ऑटोमेटिकली ये कनाडा, अमेरिका, ये कंट्रीज जो हैं, ये थोड़ा हमसे बड़ी शर्माने लगी हैं। पर रशिया नहीं शर्मा रहा, बाकी कंट्रीज नहीं शर्मा रही। और जहां तक कि कई इस्लामिक कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया का एटीट्यूड चेंज हो गया, जॉर्डन का देखिए, ये सारे चेंज हो रहे हैं। ईरान देखिए अभी तक भी हमारे साथ में है, हालांकि उसको पता है कि कई बार उसको ये असमंजस में पड़ गया, पाकिस्तान का साथ दे कि ना दे। वो डबल जिसको कहते हैं कि डिफरेंट सरफेसेस पे आ गया था। पर अब ये भारत की जो छवि है इतनी तगड़ी होती जा रही है कि ऑटोमेटिकली विल सॉल्व दिस केसेस। बट फिलहाल कनाडा वगैरह को हमको ये भुगतना पड़ेगा। इनकी ये स्टेटमेंट, इनका एटीट्यूड, इनकी बातें, ये अभी थोड़ी देर, कुछ कुछ महीने और चलेंगी, प्रॉब्ली 1 साल चलेंगी। पर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे देश में बड़ी अलग अलग समस्याएं हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो ये है सर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर हमारी विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ नहीं चलती हैं। आप अगर अमेरिका को देखें, वहां पर चाहे रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो एक रहती है, एक सुर में सब बात करते हैं। भारत में तो आधे हमारे विपक्षी पार्टियों के नेता विदेश में जाकर हमारे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा देते हैं, हमारी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। और इस मुद्दे पर भी, जो विकास यादव का मुद्दा है, उस पर भी वो लोग बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, जैसे कि वो कनाडा का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। वो रॉ की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं रहे सर। ये बिल्कुल ठीक है, ये आपने बहुत पते की बात कही है। थैंक गॉड आप ये सब्जेक्ट लेके आई हैं। दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप जो मर्जी कह लीजिए, आपको अपोज करने वाले कनाडा और अमेरिका नहीं होंगे, आपके अपने लोग होंगे जो वहां एडवाइजर बन के बैठ जाएंगे। ये वो हैं लोग। और इनमें से आधे लोग और भी होंगे जो यहाँ काम करके गए हैं और उन्होंने अब उनका वो कनाडा में बैठ गए हैं जाके। आपका संधू को देख लीजिए, what is there? He's got so much of knowledge, he's got so much of connections. उसके इन सब के हैं बहुत कनेक्शन, और ये गए हैं और ये अब कर रहे हैं। और सेकेंडली, हमको अभी जागरूक इसलिए और होना है कि हालांकि वी आर हेजिटेंट इन डूइंग इट। जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं खालिस्तानियों के, जब तक आप उनको नहीं निकाल के जड़ से निकालेंगे और मट्ठा नहीं डालेंगे, तब तक आपके ये पन्नू फन्नू, ये जितने कनाडा में बैठे हैं, ये जिंदा रहेंगे और ये आपको तंग करते रहेंगे। इनको खत्म करने के लिए आपको यहां पे खत्म करना है इंडिया के अंदर। ये है हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। अब इसके लिए हमारी अप्रोच टोटल चेंज होनी पड़ेगी। रनिंग ऑफ द स्टेट की, जब 30 किलोमीटर का बॉर्डर बनाया पंजाब में और गुजरात में और बंगाल में, कि 50 किलोमीटर उसको इंक्रीज कर दिया, क्यों लोग रोने लगे? लोग बड़े चिल्लाने लगे कि ये पैरामिलिट्री फोर्स आ जाएगी। ये क्योंकि जो ड्रोन आता है, जो वेपन गिराता है, जो ड्रग्स गिराता है, वो जो लेने वाली पार्टी आती थी, अब वो पहुंचेंगी नहीं, अब और लोग पहुंचेंगे। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये गुजरात के बॉर्डर में, पंजाब के बॉर्डर में और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर, जो बॉर्डर हमारे दुश्मनों से मिलता है। ऐसी कड़ी खास बात है कि हमारे दुश्मनों के जो मिलती हुई जगहें हैं, वहां पे ही लोग रो रहे हैं। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम घर में है, हमारे घर के अंदर बने। तो कनाडा को हम बाद में कहें, पहले अपने को तो देख ले। यहां पे अगर ये खत्म हुआ, और ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको खालिस्तान की जड़ को खत्म करना पड़ेगा। यहां पर जैसे टेररिज्म को निकाला था पंजाब से,
कैसे निकाला था, जो आर्मी ने ऑपरेशन किया था तब हुआ था। ये जो नैरेटिव है ना, ये बनाया हुआ है कि कैसे निकाला गया, वो गलत है। वो आर्मी ने खास ऑपरेशन किया था तब निकला था वो। तो ये सब टाइम आ गया है अब ऐसी चीजें करने का। बिल्कुल सर। पर सर एक चीज और, जो जैसे मैंने हामिद अंसारी साहब के बारे में बात की, हमारे देश में आई के गुजराल साहब हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके जमाने में भी कागज पर लिखकर पाकिस्तान को थमा दिया गया था कि ये रॉ एजेंट्स है, और तब पूरा का पूरा नेटवर्क जो था ध्वस्त हुआ था पाकिस्तान में, ये भी कहा जाता है। और ऊपर से बलूचिस्तान के मामले में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद स्वीकार कर लिया था कि बलूचिस्तान में तो भारत का खुफिया तंत्र ही गड़बड़ कर रहा है। तो सर जब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों पर ही इस तरह की तोहमत आरोप लगते रहे हैं, तो कहीं तो आग होगी ना। धुआं अगर उठ रहा है तो थोड़ी बहुत आग तो लगी होगी, इसीलिए सारे स्टेटमेंट्स अब सामने आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जब आपके प्रधानमंत्री और बड़ी बड़ी ओहदे पे बैठे हुए लोग करेंगे तो उनके फॉलोअर्स करेंगे। और वो जो जो सिस्टम बना हुआ है, फाइलें उनके हाथ में है, प्रोसीजर्स उनके हाथ में है, आप क्या कर लोगे? भारत एक ऐसी कंट्री है कि वो लीडर को ऑर्डर देता तो नहीं होता जब तक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कंप्लीट ना हो, फाइल नीचे से ऊपर न जाए, अपने गलियारों के बीच में से ना गुजरे, जितने लोगों ने एम्प्लॉय करके बैठाए हुए हैं सब उसके ऊपर अपना धोबी मार्क ना लगाए, तब तक नहीं बात होती। सबको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, गले पे पत्थर बांध के नदी क्रॉस करने वाली बात है। अब साल कैसे आप ये करेंगे? आपने इतना बड़ा, आपने दो प्राइम मिनिस्टर के नाम ले लिए ऑलरेडी ही, ये उन्होंने किया था, और रॉ को कहीं का नहीं छोड़ा। तो बलूचिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होने दे रहे। और अभी भी वक्फ बोर्ड को लैंड किसने दी? आप बताइए। इतना में कौन सी प्रेशर पड़ा हुआ है? ये सारा आउटसाइड प्रेशर है जो पड़ रहा है। आपका, आपकी दिल्ली का कितना हिस्सा, इंडिया गेट का कितना हिस्सा, पार्लियामेंट का कितना हिस्सा, सब कहां है? ये सब किसी हिंदुस्तानी संस्था के अंडर में नहीं है। ये somebody else who is controlling and financing उनके हाथ में है। तो आपके घर में ही ये सेंध लग रही है। फिर आप बताइए अंजू जी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कनाडा कनाडा मस्ट बी लाफिंग ऑल द वे, ये बात क्या करते हैं? तो ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो अब हमको टोटल चेंज लाना पड़ेगा। एक्चुअली टू टेल यू द ट्रूथ, आस्क मी, वी विल हैव टू रीडिफाइन द व्हाट द कंट्री द वे शुड बी रन। हमारी डेमोक्रेसी कुछ और मॉडल की है, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए कुछ और मॉडल की। ये हमको सर पता है। अब तो फिर भी पिछले 10 साल से ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है, बाहर आ रही है जानकारी। और अब तो कम से कम कनाडा जैसे देश को, अमेरिका जैसे देश को भी भारत घुटनों पे ला रहा है ना, क्योंकि कहा जा रहा है बिल्कुल ना कि ठीक हम है। नहीं करेंगे। अगर नहीं, आप अमेरिका अगर उसामा बिन लादेन को अपने वो सील कमांडोज के जरिए एबटाबाद में जाकर दूसरे देश के अंदर घुसकर मार सकता है, तो फिर सर ये अधिकार बाकी देशों को क्यों नहीं, जो राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलते हैं, वो भी तो अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं या नहीं? दोहरे मापदंड क्यों? नहीं, मापदंड देखिए, धर्म का दौरा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके हाथ में लाठी है, जिस दिन आपके हाथ में लाठी आएगी आप अपने आप भैंस निकाल के ले आएंगे। ये प्रॉब्लम है। ये ओसामा बिन लादेन को निकाला क्योंकि अमेरिका में ताकत थी। आपके मतलब जिस दिन ताकत होगी आप निकाल के ले आएंगे। जिस दिन आपकी ताकत आपकी आ गई, देख लिया आपने जब पुलवामा के बाद बालाकोट में क्या किया हमने, बालाकोट में। एब्सोल्युटली 12 मिराजेस एट नाइट कौन सी कंट्री कर सकती है? लो लेवल अटैक ऐसे करके कोई नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपके बाद जैसे जैसे आपकी लाठी तगड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आपके ये प्रॉब्लम सुधरते हैं। सर इसके लाठी लिए मैं पहले कह चुका हूं कि योर strength has to be there, your foreign policy automatically improves. It is directly proportional to the strength you have. Otherwise, you have a whimpering foreign policy, apologetic, subservient. हाँ जी, हाँ, हाथ जोड़ते अब जी। नहीं है ना सर, अभी तभी तो पेट में दर्द हो रहा है अमेरिका और कनाडा की, क्योंकि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी वैसी नहीं है, तगड़ी ताकत हो रही, हमारी आती जा रही, तभी तो उनको तारे दिख रहे हैं। तभी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले, मैं अभी बोला था 7-8 साल में फर्क पड़ रहा है। पर देखो अंजू जी, फर्क पड़ने में भी समय लगता है। बिल्कुल। हमारे और तुम्हारे बीच में कन्वर्सेशन जो है आपके बीच चल रही है,
ये इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है। इसको भी अभी 7-8 साल लगेंगे जो हम बोल रहे हैं, उसको भी बिल्कुल। पूरा करने में। अगर मोदी साहब चेंज करेंगे सिस्टम्स, ऑलरेडी चेंज करना शुरू कर दिया उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चेंज करना शुरू कर दिया। लोगों को, ऑपोजिशन को ऑलरेडी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है लैटरल कन्वर्जन से। क्यों हो रही है? यही तो, इसी बात को कर रहा हूं। धीरे धीरे जिस तरीके से मोदी साहब ने या और उनकी जो टीम है, एनएसए वगैरह जो एक्शन ले रही है, वो इन सब कंट्रीज को बहुत भारी पड़ रहा है। ये जो मैं अभी बता रहा था, ये नैरेटिव हम्म। पहले सिस्टम का था कि किस तरीके से गुजराल साहब और मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम पे जो हुआ तो हुआ, ठीक है, एटलीस्ट हमें लेसन तो लर्न कर दिया। अब हमने और आपने सबक तो सीख लिया कि हाउ नॉट टू डू अ थिंग। देखिए, फ्लाइंग में सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपको सीखनी है तो आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि गलत करोगे तो क्या होगा। हम्म। तब आपको सही करने का सिस्टम पता समझ आती है। तो हमको पता चल गया गलत करने से क्या होगा। ओनली थिंग इज, द अर्लियर वी राइट इट डाउन फॉर आवर फॉलोइंग जनरेशंस टू नो कि भैया हमारी ये गलतियां हुई हैं, इनको मत दोहराना। दीज आर योर पॉइंट्स वेयर यू कैन ट्रिप एंड फॉल। ये बात बहुत जरूरी है। लीडरशिप को अब इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तब आप देखेंगे, अब जैसे कि आपकी ये कन्वर्सेशन है, आई विश इट इज रिकॉर्डेड समटाइम्स एंड लेटर ऑन वी हियर इट, फिर आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि बात क्या होती है। सर देखिए, सब सच सच सबको पता होता है, पर बोले कोई तब बात बनती है। सर सच तो सबको तब भी पता था जब ये ईरान वाला कांड हुआ था हामिद अंसारी के साहब के जमाने में, लेकिन वो सच आज जाकर हम बोल पा रहे हैं क्योंकि देश में ऐसी सरकार आई है जहां पर हमको पता चलता है कि राष्ट्र को लेकर क्या क्या धोखे हुए जिन पर हम बात कर सकते हैं। पहले हम बोल नहीं सकते थे ना, अब हम बोल तो सकते हैं। और दूसरा देखिए सर, क्यों, आप जब पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादियों का सफाया हुआ तो आप याद कीजिए अमेरिका के अखबार द गार्जियन में कितने लंबे लंबे आर्टिकल छपे थे कि अननोन मैन है जो इस तरह से भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद रोका गया था कि 20 आतंकवादियों को ऐसे मारा गया। तो ये सब चीजें अब लोगों को दिख तो रही हैं कि अननोन मैन वो भारत की तरफ शक आता है, लेकिन कम से कम अब पता तो चल रहा है कि भारत किस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, अपने दुश्मनों को कहीं पर भी खत्म कर सकता है। ये तो संदेश जा ही रहा है ना। बिल्कुल ठीक है अजू जी, यही मैं कह रहा हूं। हम तो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गए हैं कि हम सोचे कि एकदम से हो जाए। एकदम से नहीं नहीं नहीं, होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। जैसे कि बिल्कुल आप सर। बालाकोट की बात हो रही थी, वो हुई, जब और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, म्यांमार के बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई जिसका पता बिल्कुल नहीं है लोगों को। ये सारी की सारी चीज धीरे धीरे होती है, पर हमारी ऑपोजिशन को भी हमें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा खत्म करना, बट एटलीस्ट दे ऑल्सो शुड गेट एजुकेटेड, दे शुड गेट दे शुड गेट अवेयर ऑफ इट। तो अगर जब हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा थोड़ा सा बदलाव लाएगा, ताकि ऑपोजिशन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात है, लेट अस आल्सो लर्न टू स्टैंड। एक दूसरे का डिवाइड एंड रूल कोई कर गया, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड का हिंदुस्तान में। उससे ही हम क्रिएट हुए हैं, उससे ही कश्मीर प्रॉब्लम शुरू हुई है, उससे ही बांग्लादेश बना है, उससे ही बाकी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है। एवरीथिंग हैज गॉट रिलीजन बिहाइंड, एंटायर टेररिज्म हैज गॉट रिलीजन बिहाइंड, एटीट्यूड ऑफ कनाडा हैज रिलीजन बिहाइंड। ये रिलीजन नाम की चीज जो है, उसने बड़ा बंटाधार किया। तो बिल्कुल सर। उसको जब तक कंट्रोल में नहीं लाएंगे, कोई सिस्टम ऐसा नहीं बनेगा कि रिलीजियस डॉक्ट्रीन एंड डॉगमा को अपनी जगह दबा के रखो, उनको आउट ऑफ कंट्रोल मत जाने दो। एवरीबडी मस्ट लर्न कि रिलीजन इज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। जी। ये तब बात बनेगी, ये नहीं है तो हम फंस जाते हैं। हर बार हर एक रिलीजियस एक्टिव प्रॉब्लम आती है। देखिए, रेड फोर्ट पे जो हो रहा था, इट वाज रिलीजियस बेस्ड। वो हम्म। तलवार लेके जो घोड़े पे आया था। फिर यहाँ हम्म। पे जो 6 महीने का जो वो लगा था सरिता विहार के शाहीन पास में, बाग में जो बैठ गए थे सीएए के खिलाफ। या तो वो क्या हुआ था, ऑल रिलीजन, एवरी, हम्म। एक ही रिलीजियस पार्टी, एक ही रिलीजियस ग्रुप सब करता है। ये इसको हमको किसी तरीके से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। जब तक सर। ये कंट्रोल नहीं होगा, आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाहे कश्मीर प्रॉब्लम, खालिस्तान प्रॉब्लम, एवरीथिंग, केरला प्रॉब्लम, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम, ऑल इज विद वन बिग आर,
religion. जी। सर, चलते-चलते ये बता दीजिए कि भारत ने पन्नू को लेकर अमेरिका के सामने और निज्जर के मामले में कनाडा के सामने जो स्टैंड लिया है, वो तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। उसको लेकर तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इन देशों को चला ही गया है कि भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है। अंजू जी, there is one word, exemplary, that it is. इससे ज्यादा और नहीं होता. This is what India should do it, repeat it and repeat it and repeat it. बिल्कुल सही ये कह रहे हैं आप। यही होना चाहिए था, इसी तरह का स्टैंड भारत को लेना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं सर कि विकास यादव के नाम पर और क्या-क्या रोना रोया जाता है, लेकिन भारत जो लिस्ट थमा रहा है, कनाडा को भी, अमेरिका को भी, उस लिस्ट का भी क्या होता है सर? क्योंकि हम तो बताते हैं कि ये आतंकवादी हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, आपके यहाँ तो नौकरियां कर रहे हैं, पुलिस में भर्ती हैं, तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन लीजिए। तो एक तरह से सर भारत पर दबाव बनाने के चक्कर में कनाडा और अमेरिका दोनों चुनाव से पहले खुद ही फंस गए हैं। चुनाव वही बात है ना. अब वो डेमोक्रेसी कोई हमारी वो पूरी डेमोक्रेसी कंसेप्ट ही फ्लॉड है. मैं एक छोटी सी बात बता दूं बिफोर वी क्लोज. जी. हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आई कब? 47 में. पिछले 10,000 साल से कोई था डेमोक्रेटिक किंग? लॉर्ड कृष्णा डाउनवर्ड्स, लॉर्ड रामा, एवरीथिंग, फिर भी कंट्री चल रही थी. ये जो डेमोक्रेसी नाम की चीज है, ये बड़ा फार्स बनाया हुआ है टू कवर अप फॉर एवरीथिंग. अंग्रेज चले गए, उन्होंने सिस्टम ऐसा छोड़ गए हिंदुस्तान में कि मामला वही है. पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है. एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब बदल गए. अब बदल रहे हैं. अब धीरे धीरे बदल रहे हैं क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू किया है. आप जैसे जो चैनल्स हैं और जो एंकर्स हैं, दे आर नॉट टॉकिंग. तो तब बात बन रही है, नहीं तो अब तक तो चल ही रहा था. तो ये सारा का सारा जो है, तो अमेरिका, कनाडा, इनको भी यही प्रॉब्लम है. इनकी भी धीरे धीरे बात सॉल्व होगी. उनको अमेरिका को तो प्रॉब्लम थी, और क्या लाते? लूट के तो घुसे थे अमेरिका में, तो कैसे क्या करते? यही ना कर सकते थे. तो ये है. बिल्कुल सर, धीरे धीरे करके भारत भी बदल रहा है और धीरे धीरे करके दूसरे देशों को पता चल रहा है कि भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है. अब पुराने वाला भारत नहीं है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भारत को दबाव में लाने के चक्कर में खुद ही बाइडेन और ट्रूडो दबाव में आ गए हैं. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो क्या करें. सर, इस विषय पर तमाम जानकारी विस्तार से मेरे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मेरे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद.